हेलो आई एम बैक विद जंबो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलो भाई फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेक्ट जेनिथ द आर्किटेक्चरल चैलेंज। ओके, सिनेरियो क्या गिवन है? यू आर द लीड आर्किटेक्ट फॉर प्रोजेक्ट जेनिथ, अच्छा, अ न्यू सिटी पार्क। टू ensure the design specifications are secure, the dimension for the park's structures are encoded in a series of mathematical steps. Okay, you must solve each phase to get the values needed for the next. ठीक है, phase 1 decoding the blueprint matrices. The fundamental dimensions A base unit and D incremental unit are hidden in the following matrix equation. अच्छा, मैट्रिक्स इक्वेशन कुछ ऐसे दी है। कैसे? 2,0 फिर 1,5 इंटू ए डी इक्वल्स टू 10,35। हाँ, अब इसको बेसिकली ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म है। एक लाइन तो इसके नीचे मैसेज भी लिखा है, आउटर स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इनर स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन अ रो एंड इनर ब्रैकेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास टू शो देम एज डिफरेंट कॉलम्स। मतलब इसको आप देखो एक प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। बेसिकली ये कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4 एंड रोज कितनी है? एक रो, दो रो, है ना? ऐसे 2 0 2 0 है पहली रो में, 1 5 है दूसरी रो में, है ना? फिर मल्टीप्लाई किससे किया गया है? ए और डी से। आंसर क्या आ रहा है? 10 and 35। आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज सिंपली दिस इनटू दिस, है ना? A11 इंटू इसका A11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो आ जाएगी। देखो ये कितना है? 2 क्रॉस 2। ये कितना है? 2 क्रॉस 1। और ये कितना है? 2 क्रॉस 1। तो मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तभी है मैट्रिसेस का जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हो। चलो ये दो 2 और 2 इक्वल है, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो इसका आता है ना? यानी कि ये हमारी कंडीशन है कि कॉलम नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो नंबर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो फाइनल जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है दैट विल बी, जो बचा हुआ, जो बच गया उस कंडीशन को हटा के कितना हो जाए? 2 बचा, इधर 1 बचा, वो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फिलहाल अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू ए प्लस 0 इंटू डी, है ना? और 1 इंटू ए प्लस 5 इंटू डी इक्वल्स टू 10 35। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 2a अपॉन 1a प्लस 5d इक्वल्स टू 10 35। इसका मीनिंग 2a इक्वल्स टू 10 है, यानी कि a इक्वल्स टू 5 है। सिंपल, पहली वैल्यू तो आ गई a की, और a को इधर पुट कर दें, है ना? तो 1 इंटू a मतलब 1 इंटू 5 यानी कि 5 प्लस 5d इक्वल्स टू 35। तो 5d इक्वल्स टू 30, तो d आ जाएगा 6। तो हमारी d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई है 6 एंड a की वैल्यू आ गई है 5, है ना? ठीक है, चलो फिलहाल अब नेक्स्ट क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड d। चलो a एंड d की वैल्यू आ गई है, a बराबर 5 d बराबर 6। चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। है ना? क्या है? a बराबर 5 एंड d बराबर 6। नेक्स्ट क्या गिवन है? फेज टू द एम्फी थिएटर स्टेयर्स। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द पार्क फीचर्स अ सर्कुलर एम्फी थिएटर विद कॉन्सेंट्रिक रोज ऑफ सीट्स। बेसिकली ऐसी सीट्स, यानी कि ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे जैसे वो सब में नहीं होता है किसमें जो वो होते हैं स्टेडियम्स वगैरह, है ना? उसमें ऐसे ही तो सीट्स होती हैं, ऐसे सीट्स लगी होती है, फिर उसके ऊपर ऐसे लगी होती हैं, फिर उसके पीछे ऐसे लगी होती हैं, ऊपर थोड़ा उठ के। तो वही सेम चीज़ है, एम्फी थिएटर में उसको बोल दिया है। मतलब कि अरिथमेटिक
फॉर्म में, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म में ये बढ़ रही है ना. द पार्क फीचर्स सर्कुलर एम्फी थिएटर विद कॉन्सेंट्रिक रोज ऑफ सीट्स. द फर्स्ट रो क्लोजेस्ट टू स्टेज हैज ए सीट्स. अच्छा, इसकी ए सीट्स है. इसकी यानी कितनी सीट्स हैं? 5 सीट्स. अच्छा, इसकी पहली वाली की 5 सीट्स हैं. एंड ईच सब्सिक्वेंट रो हैज डी मोर सीट्स देन द प्रीवियस वन. यानी कि इस वाली रो में कितनी है? 5 प्लस 6. 5 प्लस 6 यानी कि 11 सीट्स. एंड फिर 11 प्लस 6 17 सीट्स. यानी कि सिंपली ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा एंड हमारे पास बहुत सारी मतलब वो आ जाएंगी, सीट्स आ जाएंगी, है ना. फिर क्या बोला है इसमें कि द टोटल कैपेसिटी ऑफ द एम्फी थिएटर इज 320 सीट्स. यानी कि ओवरऑल सीट कितनी है? ओवरऑल इक्वल्स टू है 320 सीट्स. यानी कि सिंपली हम इसको और कैसे तरीके से लिख सकते हैं? हमारा a इज इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 6, है ना. एंड सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू 320. क्यों? क्योंकि हम n क्या है, मतलब हम सीट्स को ऐड करते जाएंगे, जब इसको इससे ऐड करेंगे तभी तो हमारा ओवरऑल 320 सीट्स आएगा, है ना. तो ये सम दिया गया, सम गिवन है. और सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. यहाँ n क्या डिनोट कर रहा है? n डिनोट द नंबर ऑफ रोज, है ना. n क्या डिनोट कर रहा है? n डिनोट द नंबर ऑफ रोज, है ना. अगर इधर 5 आएगा तो 5 रोज है, 6 आएगा तो उतनी रोज है. उस वो रोज को डिनोट कर रहा है कि कितने टर्म्स हैं या फिर कितनी रोज है, सिंपली एज इट इज. तो s कितना है? 320. n फाइंड करना है. 2 नीचे है ना. 2a यानी कि 2 इंटू 5 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 6. ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 640 इक्वल्स टू n. ये हो जाएगा 10 प्लस 6n, 10 प्लस 6n माइनस 6, है ना. 640 इक्वल्स टू 10n. 10 माइनस 6 4, है ना. तो 10 माइनस 6 विल बी 4. तो ये बन जाएगा 4n प्लस 6n स्क्वायर. अब क्योंकि सब में कॉमन फैक्टर 2 का दिख रहा था, 2 से सबको डिवाइड करो तो क्या बचेगा? 320 इक्वल्स टू 2n प्लस 3n स्क्वायर. अब इसको एक क्वाड्रेटिक बना लो सिंपल, है ना. कैसे? 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 320 इक्वल्स टू 0, है ना. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, है ना. अब इसमें क्या है कि तो इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे. 3 इंटू 320 कितना आ जाएगा? 960. एंड 960 एंड 2 आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट इज माइनस 960 एंड 2 होना चाहिए डिफरेंस में. कितना होना चाहिए? डिफरेंस शुड बी, एक सेकेंड. हाँ, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3n स्क्वायर. मतलब 3 को इससे मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं? a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आएगा वो होगा प्रोडक्ट. यानी कि 960 को हम लोगों को स्प्लिट करना है. 960 को स्प्लिट करना है मतलब 32n माइनस 30n माइनस 320 इक्वल्स टू 0. तो क्या आ जाएगा? 32n माइनस 30n क्या आ जाएगा? वो 2n. और 32 इंटू 30 क्या आ जाएगा? 960. 960 क्यों? क्योंकि हम लोगों को इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है जब भी अगर a गिवन होता है. यानी कि जो हमारा स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, स्क्वायर वाला मेरा टर्म है, उसके पहले अगर कोई कोफिशिएंट गिवन है उसको हम तो सिंपल जो नंबर हमारा गिवन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं. देन जो प्रोडक्ट आता है हम उसके हिसाब से इसको स्प्लिट करते हैं. अब क्या करते हैं? अब इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं. 3n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 32n माइनस 320 इक्वल्स टू 0. फिर इधर से 3 कॉमन लिया, n कॉमन लिया, क्या आया? n माइनस 10 प्लस 32, तो n माइनस 10 इक्वल्स टू 0. तो 3n प्लस 32 n माइनस 10 इक्वल्स टू 0. यानी कि 3n प्लस 32 इक्वल्स टू 0. यानी कि n बराबर माइनस 32 बाय 3. और ये क्या गिवन है? n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, मतलब n बराबर 10. अब n क्या है? n है नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8. या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो तो केवल
एक इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है ना, एक प्रॉपर नेचुरल नंबर हो, फ्रैक्शन थोड़ी ना हो सकता है, यानी कि हम इसको रिजेक्ट कर देंगे एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। यानी n बराबर 10 इज आर नंबर ऑफ रोज, n इक्वल्स टू 10 इज आर नंबर ऑफ रोज, है ना, जो भी इसमें पूछा गया, ये तो पूछा है इसमें, है ना, कि इसमें कितनी रोज हैं टोटल, हाँ, हाउ मेनी रोज ऑफ सीट्स आर देयर इन द एम्फी थिएटर। तो हमारा n बराबर आ रहा है 10। अब चलो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। n इक्वल्स टू 10 आ रहा है। अब क्या गिवन है कि फेज 3 द सर्कुलर फाउंटेन द सर्कल्स एंड टेंजेंट्स इन द सेंटर ऑफ द पार्क इज अ सर्कुलर फाउंटेन। अच्छा, एक सर्कुलर फाउंटेन है, द रेडियस ऑफ द फाउंटेन इज n मीटर्स, यूज द नंबर ऑफ रोज फाउंड इन फेज 2। अच्छा, यानी कि एक सर्कुलर फाउंटेन है, यानी कि एक सर्कल है सिंपली। बन जाए थोड़ा हल्का सा तो अच्छा बन जाए। हाँ बस, है ना। अब इसकी रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस इज ये, रेडियस इज 10 मीटर्स, यानी कि इसकी रेडियस इज 10 मीटर्स, मीटर्स ही है ना। हाँ, a walk away starts from a point P which is 26 meters away from the center of the fountain O। अच्छा चलो, इसको बोला है O एंड एक पॉइंट है P यहाँ पर, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी गिवन है, 26 मीटर्स, है ना। एंड फिर क्या बोला, टू स्ट्रेट पाथ्स पी ए एंड पी बी आर कंस्ट्रक्टेड एज टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी टू फाउंटेन्स एज टचिंग एट ए एंड बी। अच्छा, यानी इससे दो टेंजेंट निकलेंगे जो इस सर्कुलर फाउंटेन को टच करेंगे। ऐसे देखो, एक तो ये होगा, है ना, और एक ऐसे इस पॉइंट को टच करते हुए जाएंगे। तो दिस इज आर पॉइंट बी, दिस इज आर पॉइंट ए, है ना। फिर से रीड करके समझा देता हूँ क्या कह रहा है कि अ वॉक ऑफ ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज 26 meters अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द माउंटेन। टू स्ट्रेट पाथ्स पी ए एंड पी बी are constructed as tangents from point P to the fountain's edge, edge fountain का edge है ना, edge कोना एक, touching at A and B, है ना, और रेडियस कितनी गिवन है, 10 मीटर्स। अब इसके में वॉल प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी, सबसे पहले पूछा क्या, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पाथ पी ए, यानी कि पी ए की लेंथ पूछी है सिंपली। वो वाली प्रॉपर्टी क्या है कि रेडियस को अगर हम टेंजेंट से ज्वाइन कर दें तो ये बनता है राइट एंगल, यानी कि अगर हम इस सेंटर ऑफ द सर्कल को हम अगर टेंजेंट से ज्वाइन कर दें तो ये बनता है राइट एंगल सिंपली। यानी अगर ये राइट एंगल है तो ये जो पूरा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, एंड दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल सिंपली। एंड ये कितना है, 10, है ना, और ये कितना है, 10 मीटर्स, ये भी है 10 मीटर्स। अब ये निकालना है हम लोगों को, ये क्या, हाइपोटेन्यूज है 26 मीटर्स, एक साइड है 10 मीटर्स एंड दूसरी साइड निकालनी है। तो हाइपोथागोरस थ्योरम लगा लेंगे कि 26 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, प्लस इसको चलो क्या देते हैं, परपेंडिकुलर, है ना, दोनों साइड। या फिर चलो हम लोग को ए निकालने को बोला, परपेंडिकुलर नहीं, हाइट बोल देते हैं, चलो दिस इज आवर हाइट, है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना गिवन है, ये गिवन है 10, ये है 26, और हाइट हम लोगों को निकालने को बोला, तो 10 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये 26 का स्क्वायर है 676 इक्वल्स टू 100 प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 576, एंड 576 का अंडर रूट इज 24, यानी कि ये है 24 मीटर्स का, ये है 24 मीटर्स का। सिमिलरली ये भी 24 मीटर्स का आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 10 मीटर है, ये 26 मीटर है, तो ये भी 24 मीटर ही आएगा एज इट इज सिंपली, है ना। यानी कि हमारा जो ये डिस्टेंस है ना, पी ए एंड पी बी दोनों बराबर आ रहे हैं, 24 मीटर्स आएंगे। अब नेक्स्ट क्या बोला है, क्या तो लेंथ आ गई टेंजेंट की, इफ द आर्किटेक्ट नीड्स टू ले ग्रास इन द क्वाड्रिलेटरल एरिया ओ ए पी बी। अच्छा, इसमें ग्रास भरनी है किसको, आर्किटेक्ट को, कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल है भाई, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि इस एरिया, ये ट्राइंगल दोनों सेम ही तो है, क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया है वो इसके बराबर आएगा। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, ये राइट एंगल है, ये है 24, अब इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10, इंटू हाइट कितनी है 24,
तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 120 मीटर स्क्वायर। एंड इसमें भी सेम आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी हाइट है 24 मीटर एंड बेस है 10 मीटर, तो इसकी भी सेम। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इज 240 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जस्ट डबल है ना, क्योंकि 120 मीटर स्क्वायर ये है और 120 मीटर स्क्वायर ये है, तो ओवरऑल 240 मीटर स्क्वायर इज आर फाइनल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, है ना। फिर क्या गिवन है? द सेंट्रल कोनिकल फेज 4। अच्छा चलो ये भी कर लेते हैं। हम लोग को कौन सी वैल्यू पास करनी है ना? हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, चलो, है ना। नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट गिवन है फेज 4 द सेंट्रल कोनिकल टेंट मेंसुरेशन। ओके, अ वीआईपी टेंट इज इरेक्टेड नियर द फाउंटेन इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन ऐसे है और ये है ना, जैसे राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है इसे अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे, वो एक राइट एंगल बनाएगी यहाँ सरफेस पे, है ना। सिंपली दैट इज इट, है ना। अब क्या इसमें गिवन है? The height h of the tent is equal to the length of the tangent path PA from phase 3। अच्छा, हाइट है इसकी, वो जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना है? 24 मीटर्स। 24 मीटर्स ये हमारी हाइट है, यानी कि ये सिंपली ये डायरेक्ट हाइट, है ना। एंड क्या गिवन है? द बेस रेडियस आर ऑफ द टेंट इज इक्वल टू d+1 मीटर्स। d+1 मीटर्स यूजिंग d फ्रॉम फेज 1। अच्छा, शुरुआत में d कितना आया था? 6 आया था, राइट। तो दो जो हमारा बेस रेडियस है, बेस रेडियस यानी कि दिस रेडियस, तो r इज इक्वल्स टू h इक्वल्स टू दिस, r इक्वल्स टू कितना? 6+1 यानी कि 7 मीटर्स। ओके, 7 मीटर्स आ गया। फिर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द टेंट। अब इसके अंदर एयर इनसाइड द टेंट निकालना है। बेसिकली देखो, मैंने क्या बताया था, सिलेंडर का पहले वाले में बता दिया था कि सिलेंडर का होता है कितना? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का याद रखना, कोन का याद करने के लिए बस सिलेंडर का 1/3 कर दो। सिलेंडर में जितना वॉल्यूम है उसका जस्ट 1/3, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। में ऐसे याद रखता हूँ, मुझे मतलब याद रखने का तरीका ये है मेरा। 1/3 इंटू पाई कितना हो जाएगा? 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7, और एच यानी कि 24। तो 7 से 7 गया, 3 से ये गया 8 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? 22 इंटू 7 इंटू 8, तो कितना आया? 22 इंटू 7 हो जाए 154, 154 इंटू 8, थोड़ा मल्टीप्लाई कर ली 54 इंटू 8, 1232 1232 मीटर क्यूब। दिस इज आर एयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द टेंट, है ना। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द टेंट, तो दिस इज आर वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द टेंट 1232 मीटर क्यूब, है ना। फिर क्या गिवन? कैनवस इज रिक्वायर्ड टू कवर द टेंट कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, यानी कि कैनवस उनको खरीदना है, किसको? आर्किटेक्ट वगैरह को, ताकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला और ये वाला कवर किया जा सके बाहर से, है ना। ओके, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? वो बेसिकली होता है कितना? कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? हम्म, ये होता है पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, राइट। एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या? पाई आर एल। एल इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब ये हाइट। अब ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, सिंपली, है ना। ये कितना है? ये 7 मीटर्स। ये राइट एंगल है यहाँ पर, है ना। एंड ये कितना है? 24 मीटर्स। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी कि 576 प्लस 49 इक्वल्स टू 625, और इसका अंडर रूट, यानी कि 25, यानी कि स्लैंट हाइट हमारी आ जाएगी 25 मीटर्स। तो स्लैंट हाइट यानी कि एल, एल इक्वल्स टू कितना आ गया? एल इक्वल्स टू आ गया है 25 मीटर, सिंपली, है ना। ये कैलकुलेशन हटा देते हैं। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया है 22/7 इंटू 7 इंटू एल, यानी 25। तो 7 से 7 गया, 22 इंटू 25। अच्छा, तो दिस विल बी 50 इंटू 11, 110 इंटू 5,
यानी कि 550 मीटर स्क्वायर इज आर कर्व्ड सरफेस एरिया। और क्या पूछा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैनवास इफ द रेट इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, वो कैनवास लगाने का ₹10, तो 550 मीटर कॉस्ट कितना आ जाएगा, 550 कॉस्ट फॉर 550 मीटर स्क्वायर ऑफ टेंट कितना आ जाएगा, 10 इंटू 550 इक्वल्स टू ₹5 5500। दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 comes to an end. So thank you so much for following and होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया, एंड इफ कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज बता देना। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।